इस्लामिक गोल्डन एज एपिसोड नंबर 2। एक शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैल चुकी थी। लोग खौफ के साए में जी रहे थे। हर एक को यही डर सता रहा था कि ये भयानक बीमारी कहीं उसे न लग जाए। बहुत से लोग तो उस बीमार शहर को छोड़ने तक का सोच रहे थे। लेकिन उसी दौरान उस शहर के सबसे बड़े हकीम या डॉक्टर ने लोगों के लिए बहुत ही खास और अहम जानकारी और बीमारी से बचने के लाजवाब तरीके शहर में जारी कर दिए, ताकि लोगों में फैल चुके बीमारी के डर को कम किया जा सके और वो लोग इन तरीकों के जरिए बीमारी से अपना बचाव कर सके। वो लाजवाब तरीके कौन से थे? शहर में जगह जगह इस बात का ढिंढोरा पिटवाया गया कि लोग अब से बिना जरूरत के अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दे। भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे बाजार, खेल के मैदान, स्कूल्स और इदारे बंद रखे जाए। सब्जियां, रुपयों के सिक्के और बाजार से खरीदे गए फल और सब्जियों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोकर ही अपने घर में लाया जाए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो लोग बीमार हैं उनको बाकी लोगों से 40 दिन तक अलग थलग रखा जाए। इस पूरे अमल को या बीमारी से बचने के इस तरीके को अल-अरवाइना यानी क्वारंटीन का नाम दिया गया। लेकिन याद रहे, हम ये 2020 या कोरोना काल की बात हरगिज नहीं कर रहे, बल्कि ये बात तो आज से तकरीबन 10 सदियां और 1000 साल पुरानी है। हम 11वीं सदी ईस्वी में ईरान में फैली ताउन की बीमारी की बात कर रहे हैं। और उस बीमार शहर के सबसे बड़े डॉक्टर जिनके बारे में हमने आपको बताया, वो कोई और नहीं बल्कि अजीम मुसलमान फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, बेहतरीन फिजिशियन यानी तबीब और डॉक्टर इब्ने सीना है। जब साल 2019 में वुहान से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगा, तो उसी दौरान हमने क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बहुत से शब्दों को शायद पहली बार सुना और आम होते हुए भी देखा। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों के हिसाब से इंटरनेट पर क्वारंटीन शब्द की सर्च में 100 गुना बढ़ोतरी देखी गई। और उसी दौरान बहुत सी ऐसी वीडियोस और आर्टिकल्स भी सामने आए जिनके हिसाब से क्वारंटीन और उससे से जुड़ी बहुत सी जानकारी और इससे बचने के तरीके इब्ने सीना ने ही दुनिया को बताए थे। लेकिन क्या ये आर्टिकल्स, वीडियोस और दावे असल हकीकत पर खरे उतरते भी है या नहीं? और क्या उस जमाने में यानी 11वीं सदी में ईरान के अंदर कोई ताउन की बीमारी फैली भी थी, या ये महज एक अफवाह है? इब्ने सीना कौन थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन क्यों कहा जाता है? इब्ने सीना की वो कौन सी बातें और कौन से तरीके हैं जो आज भी इस्तेमाल में या कह लीजिए कि अमल में लिए जा रहे हैं, यही सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। इब्ने सीना या अबू अली सीना, जिन्हें मगरिब में या पश्चिमी देशों में एविसेना के नाम से याद किया जाता है, उनका पूरा नाम अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना था। इब्ने सीना साल 980 ईस्वी में आज के उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर बुखारा के करीब पैदा हुए थे। ये बुखारा वही मशहूर शहर है जो इस्लाम के गोल्डन एज या सुनहरे दौर में कई सदियों तक एजुकेशन और तरक्की का एक चमकता हुआ सितारा बना रहा था। उस दौर में वहाँ सामानियों की हुकूमत या राज हुआ करता था, जो साल 819 ईस्वी से 999 ईस्वी तक बरकरार रहा। उसी दौर में उस जगह पर बहुत से पढ़े लिखे लोग यानी एजुकेशनिस्ट और फनकार यानी अलग अलग चीज़ों के कारीगर आकर बस गए थे। एक बड़े और होशियार मुसलमान वैज्ञानिक अल राजी भी उसी सल्तनत में मौजूद थे। यहाँ तक कि फारसी भाषा के एक बहुत बड़े शायर और शाहनामा जैसे शाहकार के खालिक फिरदौसी भी सामान्य सल्तनत के साये के नीचे ही काम किया करते थे। ये दौर मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल, सियासी, सांस्कृतिक, भाषा की और वैज्ञानिक नज़रिए से एक बेदारी का दौर था। यानी मुसलमान अभी अभी इन चीज़ों में तरक्की करना और आगे बढ़ना शुरू ही किए थे।
जबकि दूसरी तरफ उसी दौर में यूरोप जहालत और कुरिवाजों के जंजाल में अपने पैर फंसाए बैठा था। यूरोप में कत्लो गारतगिरी, लूटमार, बलात्कार जैसे सारे बड़े गुनाह आम थे। अगर कोई यूरोपीय परिवार के घर में विज्ञान या फिलोसॉफी की किताब पकड़ी जाती तो उन्हें वहीं पर मार दिया जाता या फांसी पर लटका दिया जाता। इसी दौर को द डार्क एज ऑफ यूरोप यानी यूरोप का सियाह दौर या अंधकार युग भी कहा जाता है। विज्ञान और फिलोसॉफी के मैदान में जो आग के चिराग ग्रीक या यूनानी विद्वान और फिलोसोफर रोशन करके गए थे वो भी यूरोप में धीरे धीरे बुझने लगे थे और यूरोप की गली कूचों में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई और इल्मी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दफा जब एक सलीबी औरत अपने सर दर्द से बहुत परेशान हो चुकी थी तो यूरोप ही के अंदर उसके सर दर्द का इलाज करने के लिए उस औरत के सर पर सलीब यानी जीसस के क्रॉस जैसा कट लगाकर उसकी खोपड़ी को खोल दिया गया और सर दर्द को खत्म करने के लिए अंदर नमक मल दिया गया। औरत की खोपड़ी खोलकर उसमें नमक डालने के बाद क्या हुआ शायद मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो ये था यूरोप का हाल। अब आइए जानते हैं इब्ने सीना और इस्लामी दुनिया के बारे में। इब्ने सीना बचपन से ही बहुत ज़हीन और होशियार थे। 10 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया यानी पूरे कुरान को याद कर लिया और साथ ही साथ उनके दूसरे एजुकेशन का सिलसिला भी चलता रहा। इब्ने सीना इतने ज़्यादा समझदार थे कि कभी कभी तो उनके उस्ताद खुद उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। कुरान के साथ साथ उन्होंने फ़िक़्ह की तालीम भी हासिल की। इसके अलावा वो फिलोसॉफी और गणित के विषय में भी महारत रखते थे। गाणितिक विद्या यानी मैथमेटिक्स, ये गणित की विद्या अपने एक हिंदुस्तानी शख्स जो सब्जी बेचा करता था उससे सीखी थी। वो हिंदुस्तानी शख्स गणित में बहुत माहिर था, लेकिन जिस इल्म ने इब्ने सीना की पढ़ने लिखने और सीखने की सलाहियतों को बेदार किया वो फिलोसॉफी का इल्म था। उस वक्त तक लगभग पूरी दुनिया पर मशहूर फिलोसोफर अरस्तु के इल्म और ज्ञान की छाप पड़ चुकी थी और चर्चाएं हो रही थी। अरस्तु की किताब मेटाफिजिक्स इब्ने सीना के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। ये किताब उनकी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव था जिसमें वो कुछ अरसे तक गुम हो गए, खो गए। इब्ने सीना के हिसाब से उन्होंने खुद इस किताब मेटाफिजिक्स को कम से कम 40 मरतबा पढ़ी। यहाँ तक कि इस किताब का एक एक शब्द उनके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया था, लेकिन फिर भी इस किताब की कुछ चीज़ों का मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये यूनानी और ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी। ऐसे में इत्तेफाक से एक दिन अचानक मशहूर मुसलमान फिलोसोफर अल फाराबी की एक किताब उनके हाथ लग गई और अल फाराबी की ये किताब अरस्तु की उसी किताब मेटाफिजिक्स की अनुवादित की हुई किताब थी। इस किताब ने इब्ने सीना के लिए कीमती चाबी की तरह काम किया और इसी की मदद से मेटाफिजिक्स जैसी भारी किताब अपने तमाम अनुवाद और मतलब के साथ इब्ने सीना के तेज दिमाग में उतरती चली गई। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अरस्तु के काम करने के तरीके या लॉजिक को छोड़कर लोग अब इब्ने सीना के तरीके या उनके लॉजिक को उन जगहों पर पढ़ने लगे, इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि इब्ने सीना के विषयों को इस्लामिक मदरसों में भी पढ़ाया जाने लगा। 16 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इब्ने सीना को औषध विज्ञान या मेडिसिन से काफ़ी दिलचस्पी लग गई, यानी वो एक फिजिशियन बनना चाहते थे। सो उन्होंने ये किया कि अपने दौर के अंदर मेडिसिन का जितना भी नॉलेज मौजूद था उसको पढ़ना और सीखना शुरू किया। यही सब कुछ करने के दौरान वो मरीजों बीमारों को भी देखते और इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है जो एक तंदुरुस्त और सेहतमंद शरीर को बीमार करके बिस्तर पर लिटा देती है। यही सब करने से उनके तजुर्बे, मन में उठने वाले सवाल और बीमारी को पता लगाने की सलाहियत में बहुत फ़ायदा होता था, यानी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो खुद से ही इतना सीख चुके थे कि 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी शोहरत और पहचान इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हर तरफ इब्ने सीना को एक तजुर्बाकार और कामयाब तबीब या डॉक्टर माना जाने लगा था और वो बुखारा के सुल्तान अमीर नूह इब्ने मंसूर के वहाँ शाही तबीब यानी रॉयल फिजिशियन के ओहदे पर काम करने लगे। अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 18 साल की छोटी सी उम्र में ही इब्ने सीना वो सब हासिल कर चुके थे जो किसी भी कामयाब इंसान की ख्वाहिश होती है। इज्जत, शोहरत, मर्तबा, हुनर, ये सब कुछ उनके पास था और यहाँ पर उनकी ज़िंदगी खुशगवार इख्तिताम यानी हैप्पी एंडिंग तक आराम से पहुँच सकती थी। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी भी किसी आम इंसान की तरह गुजरी होती
तो आज हम 1000 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें ना कर रहे होते। इल्म, नॉलेज और रिसर्च के रास्ते की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इब्ने सीना हो या आइंस्टाइन, 1000 साल पहले का ज़माना हो या आज का मॉडर्न दौर ही क्यों ना हो, इस रिसर्च के रास्ते में हर रिसर्च करने वाले को बड़ी फंडिंग और रिसोर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए किसी मजबूत इदारे या हुक्मरान और सरकार के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि बिना किसी रोक टोक के इस किस्म के रिसर्च का काम जारी रखा जा सके। आजकल के दौर में सियासी और समाजी तरक्की की वजह से सामाजिक जीवन में किसी हद तक शांति और सारी सुविधाएं उपलब्ध है, मगर 1000 साल पहले इब्ने सीना के ज़माने में हालात बहुत ही कश्मकश भरे और ख़राब रहते थे। बड़ी बड़ी जंगें, बाहरी सल्तनतों के हमले और दुश्मनों के हमलों की वजह से हर तरफ डर और खौफ का माहौल रहा करता था, यानी जान की सेफ्टी की कोई गारंटी ही नहीं थी। ऐसे भयावह हालात में एक मजबूत सरपरस्त और सपोर्ट की ज़रूरत और भी ज़्यादा थी। इसीलिए इब्ने सीना अमीर नूह इब्ने मंसूर के यहाँ काम करने लगे। इब्ने सीना को अमीर नूह इब्ने मंसूर के दरबार में शाही तबीब का ओहदा मिलने की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने अमीर नूह को एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलवाया था, जिस बीमारी के इलाज में बाकी तमाम तबीब और डॉक्टर्स नाकाम रहे थे। इसी के इनाम के तौर पर अमीर नूह इब्ने मंसूर ने इब्ने सीना को शाही तबीब का ओहदा दिया, और इसके अलावा अमीर नूह ने अपने कुतुब खाने यानी शाही लाइब्रेरी के दरवाजे भी उनके लिए खोल दिए, जिसके बाद अब इब्ने सीना शाही लाइब्रेरी में रखी दर्जनों किताबें पढ़ सकते थे। ये पहली दफ़ा था जब इब्ने सीना को इतने खास और बेशकीमती किताबों के इतने बड़े ज़खीरे तक पहुंचने का मौका मिला था। सो उन्होंने भी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी इल्म हासिल करने की, नॉलेज हासिल करने की प्यास को जी भर के बुझाया। लेकिन कुछ ही साल बाद सामानी सल्तनत अपने अंजाम को पहुंची, यहाँ तक कि इब्ने सीना को भी वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि उस दौर में हमला करके कब्जा करने वाले राजा पिछले राजा के ओहदेदारों और स्टाफ को या तो कैद करवा दिया करते थे या उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती थी। और अगर बात की जाए इब्ने सीना की, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालातों का बहुत दफा सामना किया था। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो इब्ने सीना की पूरी जिंदगी उनसे जुड़ा रहा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जिम्मेदारियां उनके सर पर थी। वो ना सिर्फ एक अनुभवी और तजुर्बाकार तबीब और फिजिशियन थे, बल्कि साथ ही साथ एक विज्ञानी और इल्मी मुहक्किक, एक उस्ताद और शाही दरबार के सियासी और इंतजामी कामकाज के निगरान भी थे। यूँ तो उन्होंने बहुत से विषयों में महारत हासिल की थी, लेकिन डॉक्टरी या मेडिसिन, फिलोसॉफी और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र में वो अच्छों को पानी पिलाते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इब्ने सीना ने अपनी ज़िंदगी में 450 के लगभग किताबें लिख डाली थी। जी हाँ, 450, लेकिन इनमें से भी आज की तारीख में सिर्फ 240 किताबें ही बाकी बची है। इन सब में से 2 किताबें ऐसी है जो अपने हुज़्म और अहमियत के एतबार से सबसे ख़ास है। पहली किताब है अल-क़ानून फ़ी तिब। इस किताब को इंग्लिश में कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। साल 1025 ईस्वी में पहली बार ये बहुत बड़ी और मोटी सी किताब लिखकर लॉन्च की गई। ये किताब इतनी बड़ी है कि इसमें अल्फाज यानी शब्दों की तादाद 10 लाख के करीब है। ये मोटी सी किताब अपने आप ही में एक शाहकार और इंसाइक्लोपीडिया है। इस किताब में इब्ने सीना ने बहुत कदीम यानी पुराने ज़माने से लेकर अपने ज़माने तक अलग अलग इलाकों और अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ इल्म तिब यानी डॉक्टरी का नॉलेज एक जगह इसी किताब में इकट्ठा कर दिया, जिसके बाद ये किताब मेडिकल और डॉक्टरी के नॉलेज का एक इंसाइक्लोपीडिया बन गया। इस मोटी सी किताब में न सिर्फ हिपोक्रेटिस और जालिनोस के वक्त की थ्योरीज और इलाज के तरीके शामिल थे, बल्कि चीनी, हिंदुस्तानी और फारसी मेडिकल इल्म भी इसी में इकट्ठा कर लिया गया था। ये किताब अपने लिखे जाने और लॉन्चिंग के तकरीबन 600 साल तक दुनिया की अलग अलग विद्यापीठ या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही थी। 12वीं सदी ईस्वी में लातीनी भाषा में तर्जुमा या अनुवाद होने के बाद धीरे धीरे ये किताब पूरे यूरोप के इल्मी इदारों में यानी शिक्षण केंद्रों में अपना ली गई। अल-क़ानून फ़ी तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन की किताब 5 भागों में छापी गई। पहले भाग में उसूल तिब पर बात की गई है,
यानी हमारी बॉडी, हमारा शरीर किस तरह काम करता है, बीमारी किस तरह फैलती है और किस बीमारी से शरीर को क्या होता है, ये सब कुछ लिखा गया है। दूसरे भाग में औषधियाँ और दवाइयाँ बनाने के 800 तरीके और उनकी खासियतों का जिक्र किया गया है। तीसरे भाग में सर से लेकर पांव तक बाहर के और अंदरूनी तमाम हिस्सों का और इसमें होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। चौथे भाग में उन बीमारियों पर बहस की गई है जो पूरे इंसानी शरीर पर असर करती है। और पांचवें भाग में मुरकब अद्वियात का इल्म है, यानी काउंट मेडिसिन का। इब्ने सीना ने अपने वक्त में अस्पतालों के निज़ाम और कामकाज के तरीके को मॉडर्न और ख़ास बनाने पर भी काम किया। अलग अलग बीमारियों के लिए अस्पतालों में अलग अलग हिस्से बनाए गए। अस्पताल में औषधियों और दवाइयों के लिए अलग से फार्मेसी का हिस्सा भी बनवाया गया। इब्ने सीना ने दवा और औषधियों के आम इस्तेमाल से पहले उन दवाइयों को जांचने के 7 तरीके या उसूल भी बताए। इन उसूलों की गूंज आज के दौर के मॉडर्न उसूलों में भी बखूबी सुनी जा सकती है। जिन अहम और बड़ी बीमारियों को और विषयों को इब्ने सीना ने अपने रिसर्च का मौजू बनाया, उनमें कैंसर, टीबी, एसटीडीज यानी शारीरिक संबंध बनाने से फैलने वाली बीमारियां और एक इंसान से दूसरे लोगों तक फैलने वाली लगने वाली बीमारियां शामिल है। इसके अलावा इब्ने सीना ने धूल मिट्टी और पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियों का पूरा कच्चा चिट्ठा बना डाला। ऑपरेशन, सर्जरी या उस दौर में अगर किसी को कोई बड़ा घाव या जख्म लग जाता तो ऐसे में मरीज को इलाज और होने वाली तकलीफ से बचाने के लिए बेहोश करने के तरीके में भी आपने बहुत काम किया। ये वही वक्त था जब यूरोपियंस में अभी एनेस्थेसिया का या बेहोश करने का कोई तरीका ही मौजूद नहीं था। इन सब से हटकर भी इब्ने सीना ने इंसानी दिल और इंसानी आँख की कारकिर्दगियों पर भी बहुत रिसर्च किया, काम किया। इब्ने सीना की इल्मे नफ्सियात यानी मन के अंदर पैदा होने वाले तनाव, टेंशन और ख्यालात पर भी गहरी नज़र थी। आज के दौर में हम खुद ये महसूस करते, मानते हैं और सोशल मीडिया पर डिप्रेशन इज़ रियल के हैशटैग्स भी शेयर किया करते हैं और किसी मशहूर सेलिब्रिटी या शख्सियत के डिप्रेशन का शिकार होने पर इसकी आगाही और सपोर्ट के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि आज से 1000 साल पहले इब्ने सीना ने अपने वक्त ही में डिप्रेशन को एक बुरी बीमारी करार दे दिया था और उसके इलाज पर खास ध्यान भी दिया था। जहां उनकी किताब अल कानून या कैनन ऑफ मेडिसिन मेडिकल का पहला इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है, तो वहीं उनकी दूसरी किताब किताब-उश-शिफा विज्ञान और फिलोसफी का इंसाइक्लोपीडिया है। इस किताब को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें डॉक्टरी का नॉलेज, सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स या गणित और मेटाफिजिक्स शामिल है। इन 4 भागों में से दूसरे यानी सामान्य विज्ञान के भाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पैलियोंटोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान का इल्म या नॉलेज दर्ज किया गया है। तीसरे भाग यानी गणित में अरिथमेटिक, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक यानी गणित, ज्यामिति, अवकाश शास्त्र और संगीत के विषयों को भी कवर किया गया है। इनमें से हर मौजू और हर विषय तहकीक और रिसर्च का एक गहरा समंदर है। कई माहिर लोगों ने तो ये बात भी बताई है कि हलन चलन की खोज और रूल्स में न्यूटन की रिसर्च का एक बहुत बड़ा भाग इब्ने सीना के काम से ही मुतस्सिर था। यानी हो सकता है न्यूटन ने इब्ने सीना के रिसर्च और किताबों से कुछ कुछ सीखा हो। अब देखते हैं उस पहले सवाल का जवाब जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपके सामने रखा था। तो दोस्तों, सच ये है कि किसी भी मुस्तनद हवाले से या लिखित सबूत से ये बात साबित नहीं होती कि इब्ने सीना ने एक दूसरे से फैलने वाली बड़ी बीमारियों से बचने के लिए क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज़ का कोई भी तरीका या नज़रिया पेश किया हो। अगर उन्होंने ऐसी कोई भी बात बताई भी हो जिसमें क्वारंटीन में कितने दिनों तक रहना है और बीमारी से किस तरह बचना है, तो ये भी कोई हैरान करने वाली बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी बीमारियों के वक्त लोगों से और समाज से दूरी के बारे में तो सिर्फ इब्ने सीना ने ही नहीं बल्कि उनसे भी बहुत पहले, यहाँ तक कि ईसा पूर्व के भी पहले, मतलब हजरत ईसा के पहले के दौर से ही बताया जाता रहा है। और शायद आप ये बात भी जानते होंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में बता कर गए हैं
एक हदीस मुबारका में भी नसीहत की गई है कि जिस इलाके में कोई बड़ी या बुरी बीमारी फैल जाए तो वहाँ के लोग वहीं रुके रहे और बाहर के लोग वहाँ पर जाने से परहेज करें। लेकिन ये भी एक कोरी सच्चाई है कि इब्ने सीना जैसे बड़े और नामवर तबीब या कह लीजिए कि एक माहिर डॉक्टर को क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन के तरीके बताने जैसी उतार की शोहरत की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ कर गए हैं। इब्ने सीना का इंतकाल 1037 में 57 साल की उम्र में ईरान के शहर हमदान में हुआ था। इब्ने सीना जितने अच्छे तबीब थे उतने अच्छे मरीज साबित नहीं हुए। वो थोड़े से वक्त में ज्यादा से ज्यादा इल्म और नॉलेज हासिल करने की ख्वाहिश में जो ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे, यही मेहनत इब्ने सीना की थकन और कमजोरी की वजह बनी। और अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इब्ने सीना ने आम लोगों की लंबी और खोखली जिंदगी के बजाय छोटी मगर गहरी जिंदगी जीने का फैसला किया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब इब्ने सीना बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे, उस वक्त उन्होंने अपने गुलाम आज़ाद कर दिए और अपनी सारी दौलत खैरात में दे दी और जिंदगी के आखिरी लम्हों में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए इस दुनिया से चल बसे। इब्ने सीना का एक मशहूर कौल है, एक कहावत है कि बीमारी के बारे में सोचना ही उस बीमारी का आधा हिस्सा है। सुकून, शांति और इत्मीनान हर बीमारी का आधा इलाज है और सब्र करना ही बीमारी के इलाज की शुरुआत है। इब्ने सीना की खिदमत और कारनामों का सबूत उनके नाम से बनाई गई दर्जनों मेडिकल सोसाइटीज, स्कूल, अवार्ड्स और वो इनामात है जो इन विषयों में सबसे बेहतर काम और रिसर्च करने वालों को दिए जाते हैं। साल 2002 में यूनेस्को ने इब्ने सीना या एविसेना अवार्ड देना शुरू किया, जो एथिक्स साइंस यानी नैतिकता विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को हर 2 साल बाद दिया जाता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कि इब्ने सीना की रिसर्च, किताबें और उनका दिया हुआ डॉक्टरी का इल्म आज के मॉडर्न दौर की डॉक्टरी और साइंस पर कितना असर रखता है? इसके अलावा भी अगर आप इब्ने सीना के बारे में कुछ जानते हो तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।